1.5 इंटू 2.5 कितना 26.5 बाप रे बाप। चलिए और 37.5 चलिए आपका एक ठोका इतना 25 है ना, आप 15 इसको तो मल्टीप्लिकेशन करने आता है, ये आता है ना, क्या होगा 15 25 75 के 5 डायरेक्ट 15 से कर रहे हैं, अब एक एक करके नहीं कर रहे हैं, बचा 7 और 15 दूना 30 और 30 और 7 37, ठीक है ना, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए वो तो ठीक है, यहाँ क्या अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक है और यहाँ एक अंक, मतलब टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट, तो इधर से गिनती कीजिए 1 और 2, मतलब यहाँ डाल दीजिए पॉइंट 2 3.75 जिसका होगा वो आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जानिए टोटल काउंट करना है कि जितना नंबर है टोटल मिला के उतना के बाद पॉइंट डालना है, इधर एक है और एक इधर है, मतलब टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट डालना है, ठीक है ना। कुछ किए हैं तो किसी का ये आया है, ठीक है ना, तो ये नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट हटा के यहाँ पॉइंट डालिए और इनटू 0.02 इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ हमारा इज्जत आप लोग किए होंगे। ये 1 और 2, ठीक है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं, खाली 0 0 है, ठीक है ना। तब 1 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। अब टोटल डिजिट के बाद पॉइंट कितना है, इधर 1 2 और इधर 1 2, मतलब टोटल 4। तब इधर से काउंट कीजिए, इधर तो एक ही है, बाकी आपके पास 1 0 2 0 और 3 0, तब मिलके जाके 4 अंक पूरेगा। अब डालिए पॉइंट और इधर जो है 0.0002 ये होगा। नहीं समझे आप, मल्टीप्लिकेशन सीधा करते हैं, ये पॉइंट अगर ये क्या है, सॉरी ये 0.01 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 0.02 से। पॉइंट उड़ाइए नीचे आता है 2 डिजिट है तो 100 आया, ये समझ में आया। नीचे आइए यहाँ उड़ाइए तो यहाँ भी 100 आया, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये सिर्फ 1 है, 0 1 का मतलब 1, अगर हम 0 0 0 अगर 200 लिखते हैं ना मान ले, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये 200 है, समझ में आया ना। तो आप जो है ये सिर्फ 1 है और यहाँ सिर्फ 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है, और नीचे जो है कितना है 100 इंटू 100 कितना होगा, वाह 100 इंटू 100 200, ये मतलब 10,000 होगा, 1 पर 4 0, ठीक है ना। अब 1 पर 4 0 है, और इसको अगर पॉइंट में बदलना होता है, नीचे 0 जितना होता है ना उतना के बाद अंक के बाद वहाँ का क्या करते हैं ऊपर पॉइंट डाल देते हैं। अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा, एक अंक तो ये हो गया 2 है, बाकी अगर हमें कितना डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, यहाँ 4 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, किधर से पॉइंट डालते हैं, इकाई के अंक इधर से जोड़ते हैं, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हजार, फिर ऐसे करके 10,000 इस तरह चलेंगे। तो हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो आप अपने पास कोई अंक नहीं है तो आप 0 बैठा दीजिए उतना, उसके बाद पॉइंट डाल दीजिए। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, 0 रहता ही है, तो 0.000 और 2 कोई भी अंक हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लिकेशन करने आता, आप पॉइंट उसका उड़ा दीजिए और उतना जितना अंक के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 0 बैठा दीजिए उड़ा के, और उसके बाद यहाँ भी 2 0 बैठा दीजिए। उसके बाद आप जैसे है इसको 1 हो गया, इधर 2 हो गया, बाकी नीचे वाला है उसका ले, या सीधे आप इसको 2/10,000 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ पॉइंट में नहीं भी देना है तो आपका आंसर ये भी सही है, 2/10,000। समझ में आया या कोई को अभी भी दिक्कत है। 1 2.5 ये डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। यहाँ ऊपर भी 1 डिजिट का पॉइंट है, नीचे भी 1 डिजिट, तब क्या हुआ ये पॉइंट उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या हो गया 15 हो गया, नीचे 25 हो गया, अब भाग हो जाएगा तो कुछ नहीं, ऊपर 5 से काटिए क्या होगा, ये 3 होगा ये 5 हो गया, बस 3/5 आप डायरेक्ट इसमें लिखिए, तो पॉइंट में जरूरी नहीं हमेशा पॉइंट में जाना। अगर ये यहाँ तक भी अगर 3/5 इसको अगर सिंप्लीफाई किए तो ये पॉइंट खाली दिखावा के लिए, अगर सेम डिजिट मतलब ऊपर में जितना अंक के बाद पॉइंट है नीचे भी उतना रहे तो आप ऊपर नीचे कट कर दीजिए, पॉइंट के उड़ गया, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बोला एरिया निकालने के लिए। तब अगर विड्थ जो होता है, विड्थ का एरिया क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, लेकिन अगर पॉइंट में ले तो 3.14 और आर का वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो आप बोलेगा कैसे हम करेंगे,
आपका ये तो आपको मजबूरी है करना। इस तरह का अगर आपको एरिया निकालने को कहता है तो ये तो मजबूरी हो जाता है आपको ये करना। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे उड़ा के 100 दे दीजिए, और उसके बाद 314 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 को, और नीचे 100 रहने दीजिए। आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा नीचे 100 है ही, और मान ले जो भी आता है, क्या आता है 25 चौका 100 बचा 0, अगर लिखे तो 10 बचा ना। 100 में से हम 0 लिख लिए तो कितना बचा 10 बचा। 25 एकम 25, 25 और 10 35 के 5 बचा कितना 3, और 25 तिया 75, और 75 3 78, ये हुआ कितना हुआ 7850, और नीचे क्या है 100 है। अब हमें एक पॉइंट में डालना है तो क्या करना है, इधर से गिनिए 1 2, मतलब 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट डाल दिए। और इसके बाद जो ये 0 है ना, अब कई ठो 0 रहते, ये 0 का महत्व नहीं होता, समझ में आया ना। तो ये 78.5 आप इसको करके देख लीजिएगा। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट में कैलकुलेशन करते रहें जैसे ये करके कि पहले 5 से किए फिर 3 से किए, आप करके एक लंबा प्रोसेस चले। आप पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट उड़ा के उसको हटा दीजिए, पॉइंट से झंझट खत्म। बाद में गिनती कर लीजिए कितना 0 नीचे है, उतना के बाद गिन के पॉइंट डाल देना, ठीक है। तो इसको छोड़िए, अब आइए डायरेक्ट सिलेबस पर। ये सब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो धीरे धीरे अपना समझ जाइएगा कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। तो रियल नंबर में हम कल कुछ बताए थे, ठीक है। अगर जो नहीं आए थे वो पूछ लीजिएगा। नंबर सब क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या लिखा थे, a बराबर BQ प्लस R। यही को एक और भाषा में कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। यही चीज को यूक्लिड भी इस फॉर्म में लगा दिया, ठीक है ना। यही फार्मूला होता। इसमें जो ये R होता है, या R हमेशा कहाँ से 0 से लेके और B से छोटा, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और B से हमेशा छोटा होता। ये कंडीशन में आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, और कई दफ़ा पूछे हुए आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। ये बता दिए थे। उसके बाद हम कुछ दिए थे होमवर्क करके लाने के लिए। पहला 2.1 करने के लिए बोल, तो खंड करने का क्या मतलब, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो छोटा छोटा भाग जितना में हो सकता है कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, इसको हम पहले क्या किए, 2 से किए, 2 से किए तो क्या हुआ 70 हुआ, फिर 2 से किए तो 35 हुआ। अब क्या होगा, 5 से होगा तो 7 होगा। तो अब इसको हम मतलब ये हुआ कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 7, बस इसका यही आंसर हो गया। यही फैक्टर करने का मतलब यही हुआ। ये भी कभी कभी 2 नंबर, हाँ 2 स्क्वायर इंटू, या फिर या 2 पर पावर 2 है, या 5 पर पावर 1 है, इंटू 7 पर पावर 1 है। तो ये बात सिंपल है। आप इसको 2 दफ़ा आया तो पावर 2 कर दीजिए। तो यही फैक्टर करने को कहा है, और कुछ नहीं। 2 नंबर में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछे हुआ है। और आगे जो है इसी का दूसरा 2-3 क्वेश्चन एक में है। तो एक में अगर 3 क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो एक बता देने पर 2 तो और बन जाना चाहिए ना। अगर मान ले किसी क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन सेम तरह का है, एक ही पैटर्न फॉलो करना है, जैसे इसमें भी खंड करना है, दूसरे में भी, तो एक बता दें तो दूसरा तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सब बुक लाए हैं, इसमें देखिए पहला 140 है, दूसरा 156 को खंड करना है। तो 156 खंड हो जाएगा, 156 खंड हो जाएगा, ये आसान है। दूसरा एक जो है 8, ये वाले को खंड कीजिए, 3825, इसको खंड कीजिए। तो जो नहीं बनाया था खंड कीजिए, यहाँ पर कीजिए तुरंत, हाँ कीजिए, इसको मिटा दो। पहले तो देखिए 3 से कटने के लिए आप देख लीजिए, जोड़िए 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा 18 आ रहा है, मतलब 18 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, जो भी अगर बन भी गया तो सही है या नहीं। 3 से कटेगा तो ये 1 हुआ, और यहाँ आया 6 2 दफ़ा में बचे, बाकी बचा कितना, ध्यान दीजिए। 3 से करने का कैसे काट रहे हैं, ये देखो, ये 3 है, 1 दफ़ा में कटा। अब आइए इस पर 8, 3 दफ़ा में नहीं कटा, 2 दफ़ा में 6 कटेगा, बचेगा किसमें 2 बचेगा, तो 2 इसमें मिलाइए, कितना 22 हो गया, 22। अब कितना 7 दफ़ा में 7 या 21, अब कितना 1 बचा, और कितना 5 15 15 था 5 दफ़ा में कितना 1275 आया। अभी देखिए ये 3 से कटेगा, ध्यान दीजिए, 5 7 5 12 2 14 1 15, ये मतलब ये भी कटेगा, तो ये भी 3 से कटेगा। आइए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 पूरा गया, इधर 75 बचा, तो इधर बचा 25, ठीक है। अब इधर आइए, अब 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 2 7 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा। अब आइए 5 पर,
कटता कैसे पता ना, पहले 2 से देखते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अभाज्य संख्या से काटते हैं हमेशा, प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका कोई गुणनखंड और नहीं होता उसके अलावा। तो अब 3 से नहीं है तो अब 5 से आइए, 5 से काटिएगा तो ये कितना होगा, ये 8 पंचे 40, कितना बचा, 2 बचा, और 2 इधर इधर 25, तो कितना हुआ 85। अब जो है फिर 5 से काटिए तो कितना हुआ 17 पचे 85, बस हो गया। अब खंड करना है तो इसको क्या लिखें, 3825 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको लिखेंगे अगर 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और इंटू 17, बस ये ही इसका फैक्टर हुआ। और 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, इसका चांस कम है, लेकिन अगर दे दे कहीं खंड का इतना क्वेश्चन पूछता है, डबल क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का उसको तो मार्क्स का है और 200 नंबर का क्वेश्चन देगा ऑप्शन में, तो देवे करेगा ना। 50 नंबर में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर में 100 नंबर का सब्जेक्टिव देगा। 200 नंबर पूछना है तो कहाँ से, यही सब कुछ मिला के तो पुराएगा ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक सबसे मेजर चैप्टर हो जाता है आप लोग में, जो 16 नंबर के आसपास का पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस मिला के। अब पहले जब कम क्वेश्चन पूछता था तब, अब तब 200 नंबर का क्वेश्चन उसको बनाना है, तब 16 की जगह 25-30 भी पहुंचा सकता है, तो 25-30 नंबर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन नहीं देता है कि आपको 2 क्वेश्चन है, जैसे एक में 2 है ए और बी, तो उसमें से कोई एक बनाना, ऐसा तो नहीं होता है। आपको लगातार 8 क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 बनाना है, 25-30 दे देगा, 15 बनाना है। आप लगातार कोई भी आप 15 बना लीजिए, उसमें तो कोई फंडा होता नहीं है। तो हो सकता है आप सिर्फ पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बना लीजिए और ज्योमेट्री का छोड़ दीजिए, क्षेत्रमिति का छोड़ दीजिए और स्टैटिक्स का बना लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कम चैप्टर में भी आप नंबर ला सकते हैं। तो ये हो गया। तो एलसीएम पहले कुछ निकालने के लिए क्या करते हैं, खंड करते हैं उसको। 26 को क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 13 आएगा, 12 कहाँ आएगा, 13 आएगा। तो 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13 और 91 है, 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 13, ये आएगा खंड होगा। तो आप इधर कर लीजिएगा 91, इसको आप जो करिएगा 7 इंटू 13, इसको इस तरह लिख लिए। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें एचसीएफ जो है इसका निकालना है, एचसी और एफ। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन, इसमें दोनों में एक और कॉमन है, जो 1 तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 के अलावा कौन कॉमन है, तो 13 कॉमन है। तो एचसीएफ इसका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया 13, समझ में आया ना। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो देखिए 2 है यहाँ, इसमें है नहीं है तो 2 लिख लिए, बाकी 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या करते हैं दोनों में से सिर्फ एक दफा लिखते हैं, ठीक है ना। वो वाला जो एलसीएम आप तक अभी तक बनाते आ रहे हैं कि 2, 4 और 6 को एक दफा लेके काट दे रहे हैं, वो वाला यहाँ पे फंडा आपको अपनाना नहीं है। आपको यहाँ गुणनखंड विधि से ही ये करना है, अलग अलग सबको खंड कीजिए और उसमें से जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, बाकी नहीं तो सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, वही एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम, यहाँ से 2 और यहाँ से दोनों में है 13, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है ना। तो एक 13 आएगा और बाकी यहाँ क्या है 7, तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या हुआ 13 सते 91 दूना 182। चलिए तो एलसीएम ये होगी, सॉरी एचसीएफ ये हुआ, एलसीएम ये हुआ, ठीक है ना। अब हमें ये भी जांच भी करना है कि 2 नंबर मतलब इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं, मल्टीप्लाई में बराबर है कि नहीं, गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है ना। ए बी क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो अब एलसीएम आपका क्या है, ये 182, ठीक है ना, और एचसीएफ क्या है 13 और ए क्या है 26 और बी क्या है 91, ठीक है ना। अब चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। अभी हमें पता नहीं है कि ये बराबर है कि नहीं, चेक करना है, जांच करना है, क्योंकि ये फार्मूला बराबर होता है। तो अब कीजिए 13 को 12 से 2 से कीजिए, 13 दूना 26 के 6 बचा 2, 13 8 104, ठीक है 104 प्लस 2 कितना 106 में से क्या हुआ 6 हुआ, बाकी बचा कितना 10, और के बाद 13 एकम 13 10 कितना 23, कितना हुआ 2366। इधर आइए 26 एकम 26 के
6 बचा 2 और 26 नमा 26 दान 260 होता है, तो 26 नमा 234 होगा। ठीक है, 234 आप लोग अपने से कर लीजिएगा। आप सोचिएगा एक दफ़ा हम कैसे मल्टीप्लाई करें उतना, तो उतना आप तो 234 और ये 236, तो क्या हो गया 236, ये हो गया, दोनों बराबर है 2366 2366। मतलब इस जीरो नहीं करना है, जांच करना है, सत्यापित करना है कि हाँ ये दोनों कि एलसीएम और एचसीएफ जो था उसका मल्टीप्लिकेशन, ये दो नंबर जो दिए हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर मान लिया आपका बराबर नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम एचसीएफ आपका गलती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जांच करना था। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। जब एक क्वेश्चन जांच हो गया, सेम प्रोसेस आप अगर उतारना है तो उतार लीजिए, और दूसरा 2 क्वेश्चन है सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसको है 9 है और 25 है। ठीक है ना, ये है। तो आप गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड है। 8 को खंड कीजिए, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, गलती हुआ, चलिए हो गया ना। मतलब 8 को क्या लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे क्या है 9 है, 9 को क्या लिखें 3 इंटू 3, मतलब 9 को लिखें 3 इंटू 3। और क्या है 25 है, 25 को लिखें 5 इंटू 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 को 5 इंटू 5। अब हमें निकालना क्या है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, हाँ एचसीएफ एलसीएम आप पहले कुछ निकाल लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए पहले एलसीएम निकालें। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, पहले तो जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लेते हैं, और नहीं कॉमन है तो बाकी सबको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें देखिए कोई कॉमन वाला पार्ट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो मतलब हम करते चले कि 2, चलिए 8 इंटू 9 इंटू 25 डायरेक्ट कर दिया, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 8 हुआ। मतलब सिंपल जो था वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो क्वेश्चन है ना वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो एलसीएम हो गया। लेकिन वही को अगर रहने दीजिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा बाद में बोलिएगा। चलिए 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1800। चलिए तो कितना आया 1800, आपको एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ बोला, अब एचसीएफ में देखिए कुछ कॉमन है लेकिन कुछ नहीं है, सब में क्या है 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट कॉमन देखना है हाईएस्ट में, लेकिन हाईएस्ट में कुछ है ही नहीं, 1 के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो कॉमन जो होगा वो यही पार्ट है, तो यही पार्ट है, मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया एचसीएफ 1 हो गया। बस हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहा, तो एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। बाकी आपको 2 क्वेश्चन और दिया हुआ, तो सिंपल यही था, 3 नंबर होगा, तीनों को अलग अलग तोड़िएगा, इस तरह लिख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि हाँ ऐसे टूटा है। आप एक काम कीजिएगा, सब में 1 इंटू से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ 1 बाद में लिखे ना, आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 इंटू जो भी उसका खंड होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अगला क्वेश्चन चौथा बोला हुआ है एचसीएफ, ध्यान दीजिए। ओए छोड़ो, एचसीएफ कितना का 300, हाँ 400 657 का दिया हुआ है बराबर 9। ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर जो है ना अंदर जो दिया हुआ है ये 300 है, 306। इसका एचसीएफ जो है ना ये आपको दे दिया है, कितना दिया है कि 9 है। ठीक है ना, इस 2 नंबर का एचसीएफ जो है 9 है। मतलब आप इसको तोड़ा होगा तो उसमें कॉमन जो पार्ट हुआ होगा हाईएस्ट वाला वो कितना 9 आया होगा, तो ये दे दिया आपको। और इसी नंबर का बोला है एलसीएम दिया हुआ है कि निकालने को कहा है, हाँ, तो बोला है कि एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है ना, व्हाट मतलब निकालना है, ये निकालना एक दिया। तो ये 2 नंबर देखिए, इसमें भी सेम नंबर, इसमें भी सेम ही नंबर होगा। तो अभी तुरंत फार्मूला बताएं, चूंकि a इंटू बी, मतलब इसको मानो कि ये a है ये b है। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर देते हैं। जो मानो कि ये a और a इंटू बी बराबर क्या लिखा है LCM और इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। अब 2 नंबर आपको दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, निकालना क्या है LCM है। जब 4 चीज़ में 3 चीज़ दिया हुआ है तो एक चीज़ तो निकलना लाजमी है। तो लिख लीजिए क्या है 306 और इंटू 657
इंटू बराबर मतलब LCM और इंटू 9। HCF दिया हुआ ना, LCM निकालना, HCF आपको 9 दिए हुआ, तो अब आपको सिर्फ LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। इधर ये क्या है 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये आगे भाग में आ गया। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, इसी से काटिए, नहीं तो 3 से तो कटेगा ना, ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कटेगा, क्योंकि 6 है और 3 9 है, जोड़िएगा अगर 3 से कटने का क्या पहचान है, जो नंबर दिया उसके डिजिट को आप जोड़ना शुरू कीजिए। तो 6 प्लस 0 6 और प्लस 3 कितना 9, तो 9 3 से कटता है, मतलब ये भी पूरा नंबर ये कटेगा। अब ये हो सकता है ये 9 से भी कटता हो, पता नहीं, लेकिन 3 से अगर काटना है तो ये 3 तिया 9 और ये कितना हो गया 3 एकम 3 और ये कितना है 0 है और बाकी 6 का 2 से, ठीक है ना, 102 दफा में। अब देखिए 2 1 3, अभी भी ये 3 से कट रहा है, तो ये कितना दफा में कटेगा, ये शायद 34 दफा में कटेगा। ठीक है ना, 33 तिया 99 होता है, 34। अब 34 इंटू 657 कीजिए, वो आपका LCM निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो अब आपका LCM जो हो गया, LCM वो हो गया 34 इंटू 657। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा ना, किसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो इसको यहाँ पर भुजिया जो बना हुआ ना, इसको हटा देते हैं, ये डायरेक्ट कटा है एक दफा में, मान लो कि एक दफा में कटा होगा, तो 34 तो कटा, अब दो दफा में हम काटे ना, उसको मान के चलो तुम एक दफा में काट लिए। ठीक है, तो एक दफा में कितना हुआ 34। ठीक है ना, 34, क्योंकि ऐसे देखने में खिचड़ी लग रहा था, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है, एक ही है ना, तो क्वेश्चन लिखिए, ये लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन कैमा नंबर क्वेश्चन है ये, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का। आपको कि दिया हुआ HCF ऑफ इतना LCM निकालना है, A इंटू बी बराबर, ये फार्मूला होता है, चूंकि का ये साइन है, चूंकि मतलब इतना होता है। हाँ, तो बस वो क्वेश्चन जो है बता देते हैं इस चैप्टर से। जो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम ये नहीं जा रहे हैं कि अब जो टाइप क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन को हम कवर करना चाह रहे हैं। हो गया, चलिए आगे जाएं। मतलब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, संख्या क्या है 6 पावर n, ठीक है ना। और ये n किसके लिए बात कर रहा है, ये n जो है ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, हिंदी में लिख देते हैं, छोड़ो, ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। n प्राकृतिक संख्या के लिए बात कर रहा है। बोला कि क्या 0 पर समाप्त हो पाएगा किसी संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए n जो है 6 पावर n 0 पर समाप्त हो पाएगा। इसका मतलब क्या, समझो कि n का वैल्यू हम पहले 1 रखेंगे, ठीक है, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको ये करने पर जो ये लास्ट में जो अंक आता है, मान लो पहला अंक क्या है, अगर हम 6 पावर 1 रखें तो 6 आता है, 6 पावर 2 रखें मतलब n का वैल्यू 2 रखें तो क्या होगा 36, मतलब लास्ट में भी क्या है 6 ही है। 6 पावर अगर 6 पावर अगर हम 3 रखें मतलब n का वैल्यू 3 रखें तो ये होता है 216, ठीक है ना, 36 6 216, तब भी क्या है लास्ट में 6 ही है। अगला जो है 6 पावर अगर हम 4 रखें मतलब n का वैल्यू 4 रखें, गिनती की संख्या हम रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब भी क्या आ रहा है, इसका वैल्यू होता है 1200 कितना 36 ही है, 1296 होता है सर, ये 1296, फिर क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। मतलब आप कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, आप एक और वैल्यू रख के देख लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1296 हुआ ना, अब हम 6 का वैल्यू तो 5 रखते हैं, ठीक है ना, तब भी आपको लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आप 1000 2000 10,000 कुछ भी रखिएगा ना आपको, तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस जो है, इकाई का अंक जो होता है ना, इसका समाप्त बोल रहा है कि ये 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होने का लास्ट वाले का बात कर रहा है, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये हमेशा का हमेशा जो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो 6 पर ही समाप्त होगा। तो ये खाली पूछ रहा है क्या ये जो है किसी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा, तो कभी नहीं होगा 0 पर समाप्त, ये हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा। इसके लिए एग्जांपल देने के लिए क्या होगा कि हम 6 पावर 1 लिए 6 हुआ, 6 पावर 2 लिए 6 पर ही समाप्त हो रहा है, 6 पावर 3 लिए 6 पर ही समाप्त हो रहा है, 6 पावर 4 भी लिए तब भी 6 पर ही समाप्त हो रहा है, आगे 5 भी लीजिएगा तो यही तरह होगा। तो 2-4 एग्जाम्पल देने के बाद आप एक कंक्लूजन निकाल दीजिएगा कि हम चलते रहेंगे, तो वो हमें, क्योंकि ये इसमें चेंजेस ही नहीं हो रहा है,
यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, कोई चेंज अगर हो तब ना कि आगे हम बोलें कि हाँ आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो कुछ और चेंज होने वाला, यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 0 पर कभी समाप्त होगा नहीं। समझ में आया ना बात, बस इतना ही करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं ऐसे, वो खाली दिमाग को ये करने के लिए कि हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए पूछा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछना था ना 1 से 4 तक वो हम बता दिए, वहीं तक से अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा, उससे आगे बहुत रेयर चांस है। समझ में आया ना, उससे आगे बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी बनता भी है। तो इसलिए जहाँ तक रहने दीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है इसी का 1.3। हाँ √5 एक अपरिमेय। पहले देखिए अपरिमेय वाला संख्या वैसा हो जाएगा ना, परिमेय संख्या तो वो बोले थे कि जिसको हम p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। p/q का मतलब हम कोई भी नंबर, चाहे वो 0 भी हो सकता है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो उसके नीचे भी 1 है। और ये हमेशा ये जो होता है ना नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जब ये 0 होता है तो वो उसको अपरिभाषित कर देता है। कभी भी कोई भी नंबर का अगर नीचे, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारे ना, जैसे sin 90, ठीक है ना, sin 90 तो ठीक है 1 होता है, लेकिन कोई जैसे उसका अपोजिट cosec 90 या cosec 0, sin 0 क्या होता है, सॉरी sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और उसका अपोजिट sin का क्या होता है, cosec होता है। तो cosec 0 डिग्री जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। प्रोडक्ट में जो है ना साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है ना वो 1 होता है। तो जैसे अगर हम सिर्फ साइन थीटा निकालें तो कॉसेक का इधर गुना में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और जहाँ पर इसका वैल्यू 0 वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू 0 है, जहाँ पर जैसे साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 इधर आया डिवाइड 1/0। जैसे नीचे 0 आता है वो अपरिभाषित कर देता, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आना कभी नहीं है, ठीक है ना, नीचे 0 एग्जिस्ट करने वाला टर्म नहीं है, इसलिए अपरिभाषित कर देता कि वो डिफाइंड ही नहीं है। अनडिफाइंड का अपरिभाषित का मतलब परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्यों नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यों हमेशा कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, क्यों 0 हो गया मतलब सब बेकार कर देगा। समझ में आया? तो चलिए आइए डायरेक्ट प्रूव करते हैं। पहला 2-3 तरह का इसमें पहले देख लीजिए। इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछता है जो कोई भी हो जाएगा, जैसे √2, √3, √5 और √7। इस तरह के प्रूव करने का एक तरीका है, ध्यान दीजिए। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ये एक तरीके से प्रूव होगा, ठीक है। और ये एक तरीका हो जाएगा, एक क्वेश्चन होगा जैसे 1/√2, 1/√3 और 1/√5, ये सब होगा कि 1 के टर्म में, तो ये सब एक कैटेगरी में आ जाएगा, ये सब अलग प्रूव्ड होगा। एक होगा जैसे 3 + √2, 3 - √2 या 2 - √3, 5 - 2√3, ये सब जो है एक कैटेगरी में आ जाएगा, ये सब एक तरह प्रूव्ड होगा। तो इसको हम इसको प्रूव कर देते हैं, कोई एक, इसमें से सब एक ही तरह हो जाएगा। इसमें से कोई एक प्रूव कर दे रहे हैं तो सब एक तरह हो जाएगा, प्लस वाले को एक तरह कर दे रहे हैं तो सब एक तरह हो जाएगा। समझ में आया? तो बस उसी तरह चलते हैं। पहला हम प्रूव कर रहे हैं, किसको इसमें से प्रूव कर रहे हैं आप लोग बताइए। हम √3 कर दे रहे हैं, ठीक है, √3 कर दे रहे हैं। तो √2 में भी खाली क्या करना है, √3 की जगह √2 कर देना, √5 कर देना, बस यही करना है, वैल्यू को उसमें से चेंज कर देना है। तो हम प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, ऊपर में सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इंग्लिश में लिख देते हैं, प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप हिंदी में लिख लीजिए खाली कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, खाली यहाँ पर जो लिखना था। और पहला स्टेप इसमें सब जानते हैं कि करना क्या होता है, कि मान लेते हैं जब हमें प्रूव करना अपोजिट से चलते हैं, प्रूव करना है अपरिमेय तो हम चलते हैं कि परिमेय मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि क्या होता है, संभव हो तो, यदि संभव हो तो
का होता है माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि हम लोग को अब हिंदी में पढ़ाई नहीं होता है, कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है। परिमेय माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये पहला स्टेप तो आपको लिखना ही है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको आधा नंबर तो मिलने का चांस 2 नंबर में बन जाता है, ठीक है ना। संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या या √2 हो √5 हो जो हो, सब में ये एक स्टेप है। अब जब परिमेय मान लिए हैं तो हम जानते हैं परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो ठीक है ना, परिमेय संख्या के परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से क्या परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि √3 = p/q, मतलब उसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम परिमेय मान लिए तो परिमेय को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बस इसलिए √3 = p/q। और इसमें भी कंडीशन है कि p/q का जो है ना कोई भी एक के सिवा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ जिसको HCF को प्राइम में बोलते हैं, 2 नंबर ऐसा होना चाहिए p/q जिसका HCF जो है 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। जैसे हम मान ले 5 ले लिए और 6 ले लिए, ठीक है ना। तो इस दोनों में एक के अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है। 1 × 5 लिखेंगे, इसको 1 × 2 × 3 लिखेंगे, तो 1 × 5 और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है। बाकी हम अगर 6 और 7 भी लेते हैं तो ये दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है। तो इसी तरह का नंबर होगा जिसका HCF 1 होगा, तब P और Q इस तरह का ही कोई नंबर होगा। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, लेकिन दोनों इवन होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा एक के अलावा। मान ले 2 इवन है, 2 और 4, तो 2 4 में कॉमन क्या है, 2 तो होगा, इसमें भी है इसमें भी है। इस तरह का नंबर नहीं होगा, उसमें कंडीशन आ जाएगा कि चाहे दोनों ऑड होगा या फिर एक इवन और एक ऑड होगा, तभी जाके ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि √3 p/q होगा और p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक है ना। ये लिख दिए कि यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक है। तो इतना लिखिए क्योंकि धीरे धीरे हम इसलिए चल रहे हैं कि हो गया धन खत्म जी, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगला किए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, ठीक है। तो क्या होगा, √3 क्यों के बराबर √3 क्यों हो गया, इधर p रह गया, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1 से p को मल्टीप्लाई होगा तो p होगा। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्ग स्टेप्स, हर स्टेप देखते रहिए क्योंकि स्टेप देखते रहिएगा ना तो आसान रहेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और q का स्क्वायर q² हो जाएगा और इधर p² हो जाएगा, ठीक है ना। या अगला स्टेप में हम एक काम कर सकते हैं, ये q² को रहने दिए और इधर p²/3 कर दिए। 3 को क्या किया, इधर गुना था, इधर आके डिवाइड हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अबे ससुरा, यहाँ इसको हम स्क्वायर किए तो ये क्या हुआ, √3 इसका स्क्वायर किए होंगे तो मतलब ये पूरा ऐसे करके स्क्वायर गया होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर होने पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और q का स्क्वायर q² हो गया और इधर p का स्क्वायर p²। तो इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्वायर बाद में किए है ना, तो ये हुआ। अब जब q ये इधर गुना में था 3, इधर आके क्या हुआ, डिवाइड में हो गया। ये समझ में आया, तो और कोई दिक्कत है। अब ये हो गया, तो अगला स्टेप यहाँ ध्यान दीजिए, p² क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये इसके क्या है, बराबर है, मतलब p² को 3 डिवाइड कर रहा है तो q² के बराबर आ रहा है। तो जब p² को 3 विभाजित कर रहा है तो मतलब p को भी विभाजित करेगा। अगर मान ले 3 जो है p² मान लो, कोई ले लो ना, छोड़ो ना, 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर हटाने पर भी इसको क्या करेगा, काटेगा ही। 9 के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर अगर हटा भी दे तब भी क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये फंडा है।
तो इधर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि ठीक है ना 3p² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है ना, इसलिए 3p को भी ठीक है ना विभाजित करेगा। बस ये हिंदी में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यही बड़ा क्वेश्चन है, इसी जो है मतलब इसमें दोनों, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन है जो प्लस वाला या बट्टा वाला, वो तो इससे अब छोटा क्वेश्चन सब है। इसमें बड़ा ये अब हो सकता है आप 2 मार्क्स का पहले 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स में आप कहीं ना भी पूछे, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 पेज लगभग ले लेता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर 3 जो है p² को विभाजित करता है तो क्या होगा, 3 जो है p को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, ये भी है। तो अब यहाँ आइए, जब p को विभाजित करेगा तो मतलब क्या होगा कि p को जो है 3 विभाजित करेगा तो कुछ तो आएगा ना। 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ तो कट के आता है ना, 2 दफ़ा में कटा या जितना, या 8 में 2 से डिवाइड करके कुछ तो आता है। तो अगर p जो है, p में अगर 3 से भाग देंगे तो कुछ तो कांस्टेंट आएगा ना, जो कांस्टेंट आएगा उसको हम c मान लिए। c जो 2, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है p पर। ध्यान दीजिए, p अगर मान ले 9 रहा होगा, एक बात कर रहे हैं, उसका स्क्वायर को काटा 3, तो उसको भी 9 को भी 3 काटेगा तो यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर अननोन है, p अभी हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम भी c जो ले रहे हैं ना, कांस्टेंट कुछ जो कट के आएगा, वो हम मान लिए कि उसको c है, ठीक है ना। इतना अगर जब p जो है मतलब 3 जो है p को जब काटेगा तो क्या आएगा, c, कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ कटे के जो आता है जो भागफल वो आएगा। जब यहाँ आएगा तो फिर हम इसको लिख सकते हैं p = 3c, लिख सकते हैं ना। जब p = 3c, अब इसको अगर हम स्क्वायर करें, अब इसको फिर स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, यही स्टेप थोड़ा सा ध्यान ले लिया, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि वर्क करने पर अब दोनों तरफ वर्क किए तो क्या होगा, p² इधर हो जाएगा और इधर 3c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले इसका इतना यहाँ तक लिखिए आप, क्योंकि अब जगह है नहीं। ध्यान दीजिए, एक चीज देखिए, अब इसको क्या किया, दोनों तरफ फिर से वर्क कर रहे हैं, वर्क करने पर ये क्या होगा, p² हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर होगा। अब पहले देखिए, इससे पहले जो होगा ना, p² 3q² p², जो उससे पहले किए हुए हैं उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप अपने कॉपी में, इस वाले इक्वेशन को, इसको इक्वेशन को p मान लीजिए। हाँ 1 लिख, 1 मान लो ना, इक्वेशन को 1 मान लो ना, इसको ये करो, कौन वाले को किया, 3√3 वाले को आपको क्या मानना है, 1 मानना है। अब देखिए p² किसके बराबर था, 3q² के बराबर था, हाँ। तो यहाँ पर p² की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 3q² = क्या हो गया, 3c, 3 नहीं 9 हो जाएगा, 9c², ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप, और कहाँ से, फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 1 जो आपको लिखा दिए है ना, वो 1 से हुआ, p का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 3p² होगा, p² की जगह 3q² होगा। यहाँ इक्वेशन बनवाना था। हाँ तो वहाँ क्या समझ में आया कि नहीं आया, वो क्वेश्चन हम इक्वेशन पहले लिखे हुए हैं ऊपर ना, अब इसमें जगह नहीं है तो मीठा हुआ है, तो अब यहाँ पता नहीं है कि हम डायरेक्ट दिखा देते, आपके कॉपी में तो है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 9 से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा q²/3, क्योंकि ये 9 अगर आएगा नीचे तो 3 दफ़ा में कटेगा तो 3 ही बचेगा ना, या नहीं। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप लीजिए, 9 आया, यहाँ 3 है, अब काटेगा तो 3 बचा, और इधर क्या है, c², ठीक है ना, समझ में आया। तो एक वो जो है हम इसको हटा के 3 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। चलिए ये 3 हो गया। तो अब फिर उसी तरह का फंडा आया कि q² को क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है, और फिर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, डिवाइड करने में कुछ वैल्यू तो आ रहा है, वो बराबर पता नहीं क्या आएगा। जब 3 जो है q² को विभाजित कर रहा है तो मतलब
3 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। यही वाला टर्म आपको फिर से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है ना 3p² को p को है, तो अब 3 जो है q² को विभाजित करता है, अतः इसलिए जो है 3q को भी विभाजित करेगा। ये वाला टर्म आपको लिखना है। आप लिखिए कॉपी में, यहाँ पर हम सिर्फ इसको हटा के ये लिख देते हैं q², और इसलिए 3q ये लिखिए। हाँ यहाँ तक लिखिए, उसके बाद ये वाला लिखिएगा। सिंपल स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना 3 जो है q² को विभाजित करके कुछ दे रहा है वैल्यू, अब कुछ का है वो पता नहीं, तो इसलिए 3 जो है q को, ये चूंकि है ये इसलिए दोनों देना है, ये चूंकि और इसलिए ये सब का महत्व है, या का ये सब का सबका महत्व है इसमें बराबर का मैथमेटिक्स में, तो 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, इसको मैं तो अब एक चीज ध्यान दें, हम शुरू में क्या माने थे कि √3 किसके बराबर है, p/q के माने थे ना, और क्या माने थे कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ एक है, मतलब एक के अलावा और किसी से वो भाग नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए तो यहाँ q जो है उसको 3 भी विभाजित कर रहा है ना, कि 3 जो है q को विभाजित कर रहा है, 3p को भी विभाजित कर रहा है। मतलब हम जो माने हैं कि सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन हमारे मान्यता के क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है कि 3 भी उसको भाग मतलब उसका गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखते हैं चूंकि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड एक के अलावा, अपने लैंग्वेज में एक के अलावा 3 भी हैं, 3 भी हैं जो क्या कर रहा है, जो हमारी मान्यता के खिलाफ है, विरुद्ध है। ठीक है, मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए √3, ध्यान दीजिए इसको मिटा रहे हैं, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या न होकर, थोड़ा सा सब्र करो ना, न होकर, क्योंकि हम माने थे ना वो ना, तब √3 को हम परिमेय माने थे, लेकिन हम जो माने वो हमारे न होकर √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया, ध्यान दे लीजिए। करना क्या था, हम माने थे कि p और q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो एक है, लेकिन हमारे मान्यता के विरुद्ध क्या आया कि 3 भी इसको जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो हम माने उसके क्या, p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 3 भी हैं जो हमारी मान्यता के या अवधारणा के विरुद्ध है। तो इसलिए जो है क्या, √3 एक परिमेय संख्या न होगी, न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये लिख लीजिए आप, यही प्रूव्ड हो गया। √2 1/√3 1/√5, ठीक है ना, और 1/√7 सब कॉमन दे दिए। सिद्ध कीजिए इतना 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 एक अपरिमेय संख्या 1/√2 1/, किसको सिद्ध करिएगा, कोई एक को बता दीजिए, आप उसको प्रूव कर देंगे, कोई नहीं। हाँ, कोई एक को तो करवे करेंगे सबको, लेकिन आप लिख लीजिए ना कि प्रोसेस सेम रहेगा ना, प्रोसेस सेम रहेगा। 1/√2 ही करेंगे, टेंशन मत लो। अपरिमेय संख्या, हाँ, तो रूट वाला आया तो परिमेय संख्या ही प्रूव करना है, परिमेय नहीं है प्रूव करना है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का होता है, तो परिमेय संख्या क्या बोले, जो p/q के रूप में, मतलब जो कोई ऐसा भी नंबर जो रूट से बाहर हो, ठीक है, चाहे रूट से हमेशा बाहर या न भी हो, जैसे √4,
तो वो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 16 4 बाहर निकल जाएगा। जो रूट से बाहर ना निकलने वाला टर्म हो ना तो वो अपरिमेय हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना। और जो रूट से इंडिपेंडेंट हो, कोई 1 2 4 5 6 सब जो क्या है वो परिमेय संख्या है। और सब का सब पार्ट किसका है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको जो है पहला स्टेप वही लिखिए, सब लिख लीजिए। यदि संभव हो तो माना, किसको प्रूव कर रहे हैं, पहला को प्रूव कर रहे हैं। 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यदि संभव हो तो, पिछले लाइन में लिखा हुआ यदि संभव हो तो माना 1/√2, यहाँ 1/√2 सबको मिटा दिए, 1/√2 छोड़ दिए। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या हो गया। तो अब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, तब इसलिए हम यहाँ से चल रहे हैं डायरेक्ट परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या होता है, परिभाषा कि ये जो होता है किसके बराबर होता है, P बाई क्यू। क्योंकि हम अगर परिमेय मान रहे थे, परिमेय को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, P बाई क्यू है, और ये क्या है, √2। ध्यान दीजिए। तो इसको जो है ये कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, √2 P इक्वल टू क्यू। या फिर हम इसको कर सकते हैं कि √2 रहने देते हैं, और इधर जो है क्यू बाई पी, क्यू बाई पी हो जाएगा। अच्छा, जब P बाई क्यू परिमेय संख्या है तो इसका अपोजिट जो है क्यू बाई पी क्या होगा, वो भी परिमेय होगा। अगर मान लो 1 बोल रहा है कि परिमेय संख्या है, या 2 जो है परिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट 1/2 भी परिमेय ही होगा। ठीक है ना। 1/2 1/3 ये सब भी परिमेय ही है। ठीक है, तो ये भी परिमेय है। इधर √2 हम जानते हैं क्या है, √2 1/√2 को ना माने परिमेय, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय। तो एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, कभी पॉसिबल होगा कि दोनों बराबर में, एक तरफ परिमेय अपरिमेय, एक तरफ परिमेय संख्या बराबर होगा, तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि अपरिमेय संख्या संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या रे 0 अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या हो गया भाई, गलती हुआ। तो हंसना का दिक्कत है, परिमेय हंस भी दिया था, का बेइज्जती हो गया क्या तेरा। आप परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, अतः इसलिए जो है 1 बाई क्या होगा, 1/√2, या ये नहीं माने, अतः हमारी अवधारणा, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, और इसलिए 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, परिमेय और अपरिमेय। हाँ, ये सब यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने का उम्मीद रखिए 2 मार्क्स में। ठीक है ना। वो वाला जो था ना, अब वो वाला 3 मार्क्स में जब पूछता था ना, हम लोग के टाइम जब हम 10th का एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम में 1/√2 1/7 कैसे भी आएगा। हाँ 1 कोई भी, हाँ। तो ये इसको भी हटा दीजिए, अब ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर हटा के डायरेक्ट लिख दीजिए। तो इसलिए जो है ना, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसलिए जो है 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। चलो सिंपल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिख लीजिए लास्ट स्टेप में, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक के ये लिखिए कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है कि बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर लिख भी सकता है तो लिख, हमारी अवधारणा, हमारी मान्यता क्या थी कि 1/√2 क्या है, परिमेय माने थे ना, वो गलत है। अतः 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। सब में लास्ट स्टेप में वही आना है, घूस घास के कहीं पर भी जो है लास्ट स्टेप में वही हमारी मान्यता गलत हो गई। बस हम जो माने वो उसको गलत है, अपना विरोधाभास का इस्तेमाल करना है, कि अपना ही मान्यता को साले को गलत साबित कर देना है। हाँ, 2 नंबर पा लेना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए ठीक है।
अब एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन है प्लस वाला, ठीक।